50, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 निकालें IS 1037 का। इतना गुस्सा ठीक नहीं, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। इतना सोना ठीक नहीं, वक्त का खोना ठीक नहीं। सूरज निकले, तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे, तू भी उठ जा, तेरी मेहरबानी। पॉइंट 2, इसका मैं कोई लिखवा नहीं रहा, इससे से एक और सवाल करेंगे, उसमें भी हम लिख लेंगे इंशाल्लाह। इन नवंबर 2019 WL introduced a promotion scheme in which scratch card was included in each pack of one of its product. इन नवंबर 2019, हमारा साल खत्म होने से क्यों परेशान क्यों जाते हैं? मैंने कोई फीसागोरस का सवाल पूछ लिया है 2 महीने पहले। हमारा साल खत्म होने से 2 महीने पहले। वो पुराने जमाने में नहीं होता था, बोतल के अंदर जो है वो निकालते थे तो उसके अंदर से जो है इनाम निकलता था। आज के जमाने में कोकोमो के अंदर मेरे ख्याल से कोको कोला के अंदर एक और बोतल होती है, ज्यादा हो गई है। अच्छा, वो उसके ढक्कन के ऊपर लिखा होता, मैं परेशान हो गया। इन नवंबर 2019 WL introduced a promotion scheme in which a scratch card was included in each pack of one of its products. वो जिससे नाखून खराब होते हैं स्क्रैच करने से। These cards carry cash prizes ranging from 100 रुपया to 50,000 and are valid for claims till 29 फरवरी। हमें नहीं पता चला कितने क्लेम आए हैं क्योंकि अभी 29 फरवरी नहीं आई। हम किस दिन खड़े हैं? 1 फरवरी को। इससे पहले हम लैपटॉप बेच रहे थे तो वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट समझ लें प्रिंटर है। अब हम प्रिंटर बेच रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, प्रिंटर है। तो बस हुआ ये कि हम प्रिंटर बेच रहे हैं, उसके अंदर हमने स्क्रैच करने की ऑप्शन रखी हुई है और जब लोग स्क्रैच करेंगे तो उसमें से इनाम निकलेगा कि कितना इनाम, 100 रुपया निकलना है, किसी का 20,000 निकलेगा, किसी का 30,000 निकलेगा, किसी का 40,000 निकल जाएगा। सारे स्क्रैच कार्ड सिस्टम ने प्रिंट किए थे एंड पैक डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर डब्बे में डायरेक्ट पैक हुए थे, वो क्या कहते हैं, प्रिंट हुए थे, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन कोई नहीं था। स्कीम के मुताबिक WL ने ये फैसला किया है कि ये प्राइजेस, अब WL ने डिसाइड किया है। अच्छा, इसमें असल में बात ये है कि इसमें हमारे हाथ में है गेम, प्राइजेस हम अनाउंस कर रहे हैं। जब प्राइजेस हम अनाउंस कर रहे हैं तो हमने टोटल प्राइजेस कितने के उसमें डाले? 25 मिलियन। टोटल प्राइजेस 25 मिलियन के डालने का मतलब क्या है? टोटल प्राइजेस 25 मिलियन के डालने का मतलब ये है कि हमने कुछ में डाले होंगे 500 का प्राइस, 100 रुपए से ज्यादा, कुछ में 100 रुपए का प्राइस डाला होगा, कुछ नसीबों के लिए 30,000 डाला होगा, कुछ के लिए 40,000 डाला होगा, और करते 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 टोटल हमने किया होगा 25 मिलियन। टोटल हमने किया होगा 25 मिलियन। ये टोटल हमने किया होगा 25 मिलियन। अब ये सारा जब हमने टोटल, बहुत सारी फिगर्स होंगे ना, डैश डैश डैश, इनका सबका टोटल आया होगा 25 मिलियन। ईयर एंड तक लोग फरवरी तक आ सकते हैं, वैसे फरवरी एंड तक, ईयर एंड तक, यानी जो लोग हमसे चीजें लेके चले जाएंगे वो बस हमारे पास आते रहेंगे। ईयर एंड तक वी हैड ऑलरेडी रिसीव क्लेम्स, यहां तक 32 मिलियन लेने लोग आ चुके हैं। यहां तक 32 मिलियन लेने लोग आ चुके हैं। आ कब तक सकते हैं? फरवरी के एंड तक। कितने लोग, कितने मिलियन लोग लेने आ चुके हैं? 32 मिलियन तक लेने आ चुके हैं प्राइजेस लोग। प्रिंटर खरीदे नवंबर में, हमसे लेके गए हैं ना प्रिंटर, बस आने उन्होंने और आके दिखाने स्क्रैच कार्ड।
अब हम एकदम परेशान हुए, हमने अपने प्रोग्रामर को फोन किया, ये जिसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट बनाई थी, हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है, डब्बों में प्रिंटिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि 32 मिलियन के लोग आ गए हैं और वो सबूत उनके पड़े हुए हैं हमारे पास। उसने कहा भाईजान मैं जरा सिस्टम चेक करूं, तो सिस्टम में चेक किया तो सिस्टम ने 3-4 फिगर्स ऐसी थी, 14-15 लाइनें ऐसी थी जिनको टोटल में डाला ही नहीं हुआ था। कई दफ़ा लोग गलत टोटल करते हैं, मिसाल के तौर पे ऑल्ट इज इक्वल टू में डाटा की रेंज लेते हैं, बस 500 और 100 टोटल कर दिया, हालांकि डाटा की रेंज पूरी होनी चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग एरर हुई, हमें उससे क्या कंसर्न है, ये मैं किन चक्करों में पड़ गया, हम तो अकाउंटिंग की क्लास है। एट ईयर एंड डब्ल्यू हैड ऑलरेडी रिसीव्ड क्लेम्स ऑफ 32 मिलियन, डब्ल्यू ने ऑलरेडी क्लेम्स कितने रिसीव कर लिए हैं, 32 मिलियन। एन इंक्वायरी हैड लेड टू कंक्लूजन दैट द सॉफ्टवेयर फॉर प्रिंटिंग स्क्रैच कार्ड्स हैड एरर्स which led to an unknown amount इसलिए है कि अब हमें पता नहीं कितने प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट होकर जा चुके हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। सिस्टम तो एरर शो कर रहा है, सिस्टम कह रहा है पता नहीं बस प्रिंट होकर चले गए 20,000 30,000 40,000 4,000, सिस्टम डालता गया 25 मिलियन से एक्सीड कर गया सिस्टम, 20,000 फिर भी 30,000 40,000 20,000 10,000 9,000, वो कब का 25 मिलियन से एक्सीड किया गया, सिस्टम प्रिंटिंग किया जा रहा है, पागल ही दीवार आ गई, मोटरसाइकिल चलाई जा रहा है। फर्दर क्लेम ऑफ 12 हैड बीन रिसीव्ड टिल 31 जनवरी, ये लाइन आपको पता है इसलिए डालता होता है कि हम खड़े जकम फरवरी पे है ना। फर्दर और कितने क्लेम आ गए हैं, 12 मिलियन, लेकिन प्रिंटर हम नवंबर में भेज चुके हुए हैं, पास्ट इवेंट हो चुका हुआ है, नवंबर में प्रिंटर भेज चुके हुए हैं। कंसिडरिंग द रेपुटेशन वी विल ऑनर ऑल द क्लेम्स, अल्लाह का शुक्र है हम सारे क्लेम्स ऑनर करेंगे। हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि कोई प्रोग्रामर के खिलाफ केस कर दो और उधर से रीइंबर्समेंट हो, हमें प्रोग्रामर के खिलाफ केस भी कर सकते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर हमें बेचा था, ऐसा हमारा प्रोग्राम नहीं है। और जितने क्लूम हैं वो हमने सारे ऑनर करने हैं। प्लीज ये ना लिख के आइएगा कि सिर्फ इसी की लाइबिलिटी है, सवाल में लिखा हुआ है 29 तक लोग आ सकते हैं, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है सिस्टम में अननोन नंबर ऑफ फिगर्स प्रिंट कर दी हैं, तो मैनेजमेंट कहां से अंदाजा लगाए, प्रोविजंस में तो अंदाजे लगाते हैं, मैनेजमेंट कहां से अंदाजा लगाए। तो आप इसको तो एडजस्टिंग इवेंट लेके बाद में आना, मतलब बाद में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नवंबर में हमने प्रिंटर बेचे हुए ना, तो जब नवंबर में प्रिंटर बेच दिए हुए हैं तो लोगों को हमने कहा था यार आप लोग अपने घरों में जाओ प्रिंटर इस्तेमाल करो, कोई डब्बा रख लो अपने पास संभाल के, बस जब मर्जी तुम्हारा दिल चाहे हमारे दफ्तर आ जाना, 29 फरवरी तक आ जाना। को हमारे जैसे सुस्त लोग होते हैं वो जाते हैं 29 से 28 फरवरी की सुबह, और यार वो डब्बा ये देख लो यार, चक्कर ही नहीं लग रहा था आपकी तरफ, अब चक्कर आज लगे तो 23 फरवरी को मैं आया हूँ यार, मेरे दला इनाम दे दो, इनाम तो आपको देने पड़ेंगे सारे के सारे। तो इसको आप बेशक पेएबल में डाल लें, आपकी मर्जी है। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट कितने का, 32 जमा 12 44, ये इनाम देने का आप पेएबल में डाल लें। क्लेम्स आए हैं, क्लेम्स आए का मतलब ये कि क्लेम्स हम इकट्ठे किए जा रहे हैं, ऑनर बाद में करेंगे एक दफ़ा, पेमेंट हो सकता है फरवरी के एंड पे कर दें हम। उसने क्लेम्स का लिखा हुआ है, सिर्फ क्लेम रिसीव हुए हैं, ऑनर नहीं किए, इसलिए कैश क्रेडिट ना करें, मुनासिब नहीं है। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कंफर्म हो गया तो प्रोविजन क्यों, ठीक है एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट कर दें, लेकिन बाकी का भी पेएबल है। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, नवंबर में हमने प्रिंटर बेचे हैं, बट रिलायबल एस्टीमेट कैनॉट बी मेड। इफ रिलायबल एस्टीमेट कैनॉट बी मेड तो वो कॉन्सेप्ट अब आई क्या। मुझे ये बताएं, आप हकीकत बताएं, ये फरवरी में भी लोग आएंगे, जनवरी में तो आ गए लोग, फरवरी में भी लोग आएंगे, क्योंकि ऑफर कब तक है, तो फरवरी में भी लोग आएंगे। जब फरवरी में लोग आएंगे उनको भी हम पेमेंट्स करेंगे, लेकिन उस पेमेंट का क्या नहीं निकल सकता, तो जब उस पेमेंट का रिलायबल एस्टीमेट नहीं निकल सकता तो मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं है। तो इसलिए इसकी कॉन्टिंजेंट, वो वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बचपन में, कौन सा वाला, आ जाए आप लोगों का वेट हो रहा था, बस अब सवाल शुरू करना है हमने, बिल्कुल फ्रेश नया। भाई जो क्लेम्स आ गए हैं तो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट प्रोबेबल आउटफ्लो, तकरीबन कंफर्म आउटफ्लो, और रिलायबल एस्टीमेट 25 जमा 12 पता नहीं कितने, 25 जमा 12 कितने, 25 जमा 12 नहीं 32 जमा 12 रिलायबल एस्टीमेट भी है। तो ये डब्बा उसने आई के अपने पहली दफा टेस्ट किया है कि देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ प्रोबेबल आउटफ्लो बट
अननोन को अंडरलाइन करें ना, अननोन नंबर ऑफ वो हमारे पास क्लेम्स आने हैं। अब अननोन कितने हैं, वो अननोन है। लॉयर को बुला के भी नहीं पूछ सकते, लॉयर ने कहना है केस है, तो मैं कैसे बताऊं। सो अब जवाब सुन लें, मेरी तरफ से ये जवाब है। किधर है KFC, ये तो ग्रुप भी हैं, इन्हें 1000 थे ग्रुप बने ने। आप लिख के आएंगे यहां पर, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, दैट इज सेल ऑफ प्रिंटर्स विद built in scratch cards. So there is a probable outflow for which a reliable estimate is available, rupees 32 million claim and rupees 12 million claim. So a total payable and expense, पूरा बोल दीजिएगा ना, expense and payable, a total payable and an expense of rupees 44 million will be recognized in the financial statements for the year ended 31 December 2020. However, for the remaining amount of claims to be made in February, from Yakam to 29 February by customers, the total amount of claim is unknown. So, though there is a present obligation due to a, ये लिख के आएंगे, and the, चिति बैठो, and the outflow is probable, but reliable estimate cannot be made. Therefore, a contingent liability will be disclosed, giving the brief nature of event and estimate of financial effect. 12 के बारे में हाँ बता सकते हैं, ठीक है, एडजस्टिंग है। कौन सा वाला है ये सवाल, क्वेश्चन 1। In respect of claims till 32 million, we should record an expense. Further claim of 12 million would be considered as an adjusting event, should be recorded as an expense. In respect of remaining claims, ये कब से कब तक है, इसमें अरसा लिख के आइएगा। In respect of remaining claims, which will be received from 1st Feb till 29 February, we have the present obligation due to a past event. There is a probable outflow, but amount of higher logics लिख रहे हैं, higher and issued as compared to original plan, but amount cannot be determined. वो लॉजिक सारी लिख दी। Therefore, a contingent will be disclosed, giving brief nature of event and estimate of financial effect. आज हमने प्रोविजन का नोट बनाना है, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ दूसरे पार्ट में हम बस आसान प्रोग्राम ही करते होते हैं, तो वो निकाल लें थोड़ी सी, उसके लिए एक रिवीजन कर लें। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट निकालें, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करें। पेज नंबर 812, पता नहीं ये कौन सा है, 812 है, 811, किधर रह गया वो, 812। On Yakam January 15, we entered into a non-cancelable contract for 2 years लीज का। तो इफ आई ऑनर वाली ऑप्शन ही है, इफ आई कैंसिल वाली ऑप्शन तो नहीं है। एनुअल रेंटल पेएबल इन एरियर्स आर ₹100 ईच। ऑन यकम जनवरी 15 को वी रियलाइज दैट लीज्ड एसेट इज ऑफ नो यूज। उसी दिन शाम को पता चल गया लीज्ड एसेट इज ऑफ नो यूज। देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस। हो सकता है अब्बू ने चपेड़े मार के मना कर दिया, ये मशीन इस घर में नहीं चल सकती, बस जा, वरना घर से निकल जा, इसमें और मेरी मशीन यहाँ से हिली तो मैं ये प्रोडक्ट ही पसंद नहीं करता। या हो सकता है गवर्नमेंट ने कह दिया हो कि इस प्लांट को अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यकम जनवरी 15 को ही शाम को पता चल गया कि दिस ऑल इज ऑफ नो यूज, डिस्काउंट रेट इज 10%। नाउ इट बिकम्स एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कभी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको रेंटल्स 1 साल से ज़्यादा के हों तो डिस्काउंट रेट उसे देना चाहिए। ये प्रोविजन रिकॉर्ड होगी बेस्ड ऑन डिस्काउंट, और बिल्कुल वो जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की तरह ना उस तरह चलेगी। इसको डिस्काउंट कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको अनवाइंड कर देते हैं। चलें, लेकिन इसका टी अकाउंट बना लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम वो कॉलम बनाएं प्रोविजन का, तो प्रोविजन का टी अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर
ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब मुझे बता दें, इफ आई ऑनर, इफ आई ऑनर, तो मेरा आउटफ्लो कितना है? -100 -100। कितने साल की लीज है? इफ आई कैंसल वाली ऑप्शन नहीं है, तो बस इसकी पीवी निकालनी। इफ आई ऑनर 1 जनवरी 15, ROU डेबिट LL क्रेडिट नहीं होगा, पीवी उसी तरह निकलेगी जैसे लीज में निकलती थी। और आप एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं हो सकता। तो आप बता दें कितने किराए पे करने हैं? 2। तो बोले अगर कभी, अच्छा एक और मजे की बात सुने, अगर जज साहब ने भी फैसला सुना दिया है ना कि पैसे 3 साल बाद दे देना, तो बिल्कुल आप उसी तरह कीजिएगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन या पेएबल क्रेडिट, और 3 साल उसको अनवाइंड करते रहिए। तो कोई भी प्रोविजन अगर कई सालों में पे करनी है तो इट्स बेटर टू डिस्काउंट इट। आप बताएं कितने सालों बाद रेंटल देने हैं? थोड़े से इस साल, थोड़े से अगले साल। इनको बुला लें आज, 1 जनवरी 15। एसेट में कैपिटलाइज ना करें, एक्सपेंस 100 इंटू 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर, एक से ज्यादा पेमेंट से एनओटी का फॉर्मूला लगेगा। बैठे आप जी, बोलें 100 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर डिवाइडेड बाय, अच्छा दो फिगर से मैनुअली भी डिस्काउंट कर सकते हैं। 100 को 1 साल पीछे बुला लें और 100 को 2 साल पीछे बुला लें, 174। बताएं ये 200 की पीवी 174 के करीब क्यों आ रही है? अच्छा, अब मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप ट्राई करें अनवाइंडिंग करने की। अनवाइंडिंग की एंट्री बताएं, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन, यहां कैश डाल के ट्राई करें कितना कैश पे होने। ये 12 साल बाद, 10 साल बाद पे होने या साथ साथ पे होने? करें जरा ट्राई, ये टी काउंट आज पूरा करें। इधर देखें ना, इसको अनवाइंड करें। अनवाइंड करने की एंट्री बताएं जल्दी से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, फिर टी काउंट पूरा करें 2 सालों का। खोल लेना को रजिस्टर को, बॉल पॉइंट को, कैलकुलेटर कोई, मुझे मैसेज कर दो अपना नंबर लिख के, टीए के पास है जी। जी क्या हुआ? पता नहीं कौन आ गया क्लास में। 31/12/15 बोले जी एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 1 इंटू, खोलें डिस्काउंट को, नहीं बस जान दें 70, 31/12/15। तो मजदूरों को 2 साल बाद ही पैसे देने हैं ना, साथ साथ पे कराएं जरा। ओह गुड, 100 कैरी डाउन, कितना आ गया? 90। बनाएं इसको दोबारा, किसने पूरा कर लिया अकाउंट तो बता दें, वेल डन। बाकी लोग अब ट्राई करें अगला साल पूरा करें। इस क्रॉट डाउन को बना लें ब्रॉड डाउन। क्रॉट डाउन कितने? 1 जनवरी 16। डिस्काउंट करें, खोलें इसको, मैं नहीं खोलना, क्यों नहीं खोलना, खोल डिस्काउंट, अनवाइंड 91 इंटू 9,
किराया पे करें। ये क्या चक्कर है, 174 रिकॉर्ड करके मैंने 200 की पेमेंट कर दी है। मुझे बताइए क्या चक्कर है, 174 रिकॉर्ड करके मैंने 200 की पेमेंट्स कर दी हैं। 174 को ऐसा ऐसा खोल के फिर बढ़ाया भी तो है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसकी वजह से ये सारा स्यापा है। 0। तो आज वैसे हमने एक मजे की चीज देखी कि प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी कभी ना कभी 0 हो जाती है। तो हर प्रोविजन ने 0 होना है। किसी को नाम याद हो, मैंने इसका क्या नाम रखा था, यूज। आज हम वो डब्बा बनाएंगे ना, नोट बनाएंगे, इसका नाम क्या रखा था, यानी प्रोविजन को इस्तेमाल कर लिया ना पेमेंट में। प्रोविजन बनाई थी, अब यूज हो गई। यूज होते होते कितनी रह गई, 0। प्रोविजंस कैसे यूज होती हैं, पे करके। यूज का मतलब लिख लें पेमेंट। प्रोविजन यूज हो गई। एंट्रीज जबानी बता दें, बिल्कुल वो डिसमेंटलिंग की तरह। ऐसा डेबिट नहीं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। तो लिखें कोई भी प्रोविजन 2-3 सालों में पे करनी हो, उसकी पीवी निकाल लें, फिर अनवाइंड कर दें। कोई भी प्रोविजन 2-3 सालों 4 सालों में पे करनी हो तो उसकी पीवी निकाल लें, और उसे अनवाइंड कर दें। भाई एसी उतर बंद करवा दें। ओके। किसी का भी सवाल उसने आई के अपने डाला नहीं नोट बनाने का, लेकिन 2 सवाल उसने स्टडी टेक्स्ट में डाले हुए हैं, तो और वहीं से हमें वो सवाल देखने पड़ेंगे। ये जहाँ पास पेपर ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से ये शुरू हो रहे हैं। पेज नंबर 895। चलें भाई, चिन्नू मिन्नू 2 चूजे थे। कौन सा वाला बंद करके गए हो, 26 पे करके गए हो। मुल्तान मैंगो, मुल्तान मैंगो पेट्रोलियम लिमिटेड operates in the oil extraction and refining business and is preparing its draft financial statements for the year ended 31 दिसंबर 16। बिल्कुल ठीक लगा लें, वो सारा आपको कॉन्सेप्ट आता है, सिर्फ उसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है हमने। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, the following information has been collected for preparation of provisions and contingencies notes। तो contingencies का मतलब लिखें contingent liabilities और contingent assets। तो contingent पेज नंबर चलें ढूंढ लें 895। The following information has been extracted। पढ़ें जी पहले 3-4 लाइनें। पांडे वैसे मैं हिम्मत आपकी देखता हूँ, कभी ग्राउंड फ्लोर, कभी फर्स्ट फ्लोर, कभी दर बदर, कभी सेकंड फ्लोर पे भी होके आते हैं। सेकंड कौन तीनों फ्लोर पे क्लासें ले रहा है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, तो थर्ड खुलवाओ इनके लिए।
क्राउन फर्स्ट सेकंड थर्ड। A new site was acquired on यकम जनवरी 15 पिछले साल। एक नई साइट एक्वायर की है पिछले साल और ये यूज हो रही है ऑयल रिफाइनरी के लिए। इनिशियल प्रिपरेशन वर्क वाज अंडरटेकन एट द साइट एट स्टार्ट ऑफ 15 और 2015 के शुरू में इस पे काम शुरू हो गया और ये ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल हो गई है हमारे साल के एंड पे। तो पिछले साल क्या एक दिन की डिप्शन चार्ज करनी, हमारे साल से डिप्शन चार्ज करना शुरू करेंगे। इतनी ज्यादा क्यों हवा दे रहे तू? The new refinery was expected to have a useful life of 25 years. नई रिफाइनरी की लाइफ कितनी है? 25 साल। जाहिर बात है 31 दिसंबर 15 से जब डेप्शन करना शुरू करेंगे तो ये लाइफ यकम जनवरी 16 से आगे होगी। वैसे भी पहला साल है डेप्शन का, क्या टेंशन है। MPL हैज अच्छी खासी वेल पब्लिसाइज्ड पॉलिसी that it will reinstate any environmental damages caused by its activities. तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। The पीवी दे छड़ी सिद्धि सिद्धि। मैंने वैसे आपको कहा था पीवी से फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया करें, लेकिन ये एक साल का सवाल है, इसमें मैं पीवी से फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं पीवी पे रेट लगा के गुजारा चला दूंगा, मैं इस पीवी से फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालूंगा। द पीवी इज 13 लाख फॉर डैमेज कॉज्ड ड्यूरिंग द इनिशियल प्रिपरेशन वर्क। दिस अमाउंट इज बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। अब आप मुझे बताएं ये एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने अमाउंट से करनी है? एसेट की कॉस्ट नहीं दी, बहुत ड्रामा सवाल है। एसेट की कॉस्ट नहीं दी, सिर्फ उसने बता दिया कितनी डिसमेंटलिंग एसेट की कॉस्ट में डालनी है। एसेट की कॉस्ट नहीं दी उसने। बताएं जी। 1300। तो पहली एंट्री सारे ज़बानी बता दें, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद बस एक एंट्री और करनी है हमारे साल, वो तो अनवाइंडिंग की होगी। अनवाइंडिंग की एंट्री बता दें 1300 को खोलने की। 1300 को खोलते खोलते पता नहीं अब ये 1300 3000 पे जाना है, 4000 पे जाना है। किसी के पास टाइम है तो घर जाके चेक कर लीजिएगा। 1300 इंटू 1.08 रेज टू पावर 25, इनको 25 साल आगे जाके देख लीजिएगा फ्यूचर वैल्यू क्या है। हमारे सवाल ने फ्यूचर वैल्यू देके पीवी निकलवाई है, डायरेक्ट पीवी दे दी है, तो डायरेक्ट पीवी दे दी है, बस उसी से शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, मुझे नहीं पता सोल्यूशन में क्या हुआ है। अब इसने ये एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट पिछले साल के एंड पे कर दिया होगा या हमारे साल के शुरू में करना चाहिए? वैसे मेरे ख्याल से पिछले साल के एंड पे रात को एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि एसेट डेबिट कैश क्रेडिट भी एंट्री हो गई है और प्लांट रेडी फॉर यूज हो गया, तो पिछले साल के रात को एंट्री करके जाएं एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। नहीं करनी तो सुबह उठ के कर लें एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, लेकिन इन एनी केस पिछले साल डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं फिलहाल आपकी बात मानता हूं, मैं कहता हूं चलिए हमारे साल के शुरू में ये एंट्री कर लेते हैं, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ऐसे कर लेते हैं, हमारे साल के शुरू में ये एंट्री कर लेते हैं। ओके, वर्किंग। अब वो डेट, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट मॉडल है ना, एसेट, प्रोविजन, इन सारे चक्रों की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रोविजन वाला कॉलम चलवाना है तो वो चलवा दें, डायरेक्ट प्रोविजन वाला कॉलम। अगर आप कह रहे हैं कि मैं 1 जनवरी 2016 की सुबह इसको प्रोविजन में डालूं, एसेट अकाउंट में डालूं, तो ठीक है, इसको इस दिन कैपिटलाइज कर दें एसेट की कॉस्ट में जी। 1300, बस 1300 ही है ना, यानी कि कोई फिगर होगी 4-5 हज़ार, उसको डिस्काउंट करके हम ले आए होंगे 1300, ठीक है। अब अनवाइंडिंग कर दें 31/12/16, डेप्रिसिएशन स्लैश इंटरेस्ट, इसी 1300 को इसमें डाल दें। अब एसेट की कॉस्ट तो दी नहीं हुई, इसी 1300 को इसमें डाल दें, तो अनवाइंडिंग कर दें इसकी। नहीं मतलब यार अगर आपने यहाँ रेज टू पावर 24 करना है तो फिर मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए, थोड़े बड़े हो जाए ना। यहाँ रेज टू पावर -25 किया होगा तो ये आया होगा ना, तो यहाँ रेज टू पावर -24 होगा ना। अब मैं क्या करूँ, रेज टू पावर माइनस रहने दें, एक साल का सवाल है, गुजारा चलाएं, ये भी तरीका एक होता है। 1300 इंटू 8%, 1300 इंटू 8%, 104, बैलेंसिंग निकाल लें आज। इसका नाम बोलें कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 1404। मैं वैसे डिसएग्री करता हूँ, आईकैप ने इसके सोल्यूशन में ना डेप्शन भी निकाली हुई है। डेप्शन उसको निकालनी नहीं चाहिए थी क्योंकि एसेट की कॉस्ट नहीं दी हुई।
खाली उसने 1300 को डेप्रिशिएट करके ना, सवाल की रिक्वायरमेंट है पी एंड एल बनाओ, पी एंड एल में डेफिशिएंट ठोकी हुई है। हालांकि डेफिशिएंट ठोकनी नहीं चाहिए पी एंड एल में, क्योंकि एसेट की कॉस्ट सवाल में मिसिंग है, सिर्फ प्रोविजन का डाटा अवेलेबल है। लेकिन चलिए आई कैप की मर्जी, डेफिशिएंट निकालने आप 1300 डिवाइड बाय 25 साल 52। बैलेंस शीट मांगी नहीं, बीबीसी भी निकालने की जरूरत नहीं। नहीं मैडम, एज्यूम तो बिला वजह एज्यूम क्यों करनी है, फिर डेफिशिएंट भी उसकी बेस पे निकालोगे, और वो तो IS12 का सवाल चल नहीं रहा होता कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के बगैर, इसलिए हम एज्यूम करते हैं। अच्छा जी, अब वैसे ही मैं बच्चों के लिए प्रोविजन का अकाउंट बना देता होता हूं, बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन का अकाउंट यही बना हुआ है स्टेटमेंट फॉर्म में। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रोविजन का अकाउंट बना देता हूं। असल में ये जो है ना, हमारा आज नया काम शुरू हुआ, इसमें का टी अकाउंट बन जाए तो आसानी हो जाती है। प्रोविजन का टी अकाउंट 1.1 ही खोल लेते हैं। प्रोविजन का टी अकाउंट एंट्रीज करवाएं जल्दी से। एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से 1300। एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट इस अकाउंट में ना लेके जाएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 104। वही नहीं, थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में 1300 ज़रब 8% किया था जहां पे। अब पेमेंट कराएं लीज रेंटल की, वो तो पिछले सवाल में थी ना, ये तो 25 साल बाद पेमेंट होनी है। क्या करें फिर? बैलेंसिंग क्या अवेलेबल है, कितना है 1404। सही है और बोलेंगे क्लियर। चलें अब नोट नंबर, कंपनी का नाम मुल्तान पेट्रोलियम, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31/16। नोट नंबर 7 प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी, स्पेलिंग ही गलत हो गई, चलें। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, आगे क्या है? ऑयल, आगे वो एक्सप्लोजन हो गया है, चलो साथ ही खोल लेते हैं। आगे एक्सप्लोजन हो गया। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, आगे क्या है? लीज नॉन क्या है? प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ओपनिंग। अच्छा, एक ये एंट्री भी होती है एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज इन प्रोविजन, इनकम डिक्रीज इन प्रोविजन, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, यूज जिसको क्या नाम दिया था, और अनवाइंडिंग इंटरेस्ट और क्लोजिंग, और नीचे 3 लाइनें छोड़ दें, लाइफ मेथड स्ट्रेट लाइन, सॉरी माजरत भाई माजरत। चलें 1300 की एंट्री करवाएं। एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, नहीं ये P&L में नहीं जाती प्रोविजन, हो पाई ये एसेट की कॉस्ट में जाती है। ये एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट नहीं एंट्री होती। आगे चलें।
इस 1300 को उठाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आखिरी साल में जब पता नहीं 1300 की बजाय कोई 4-5 हज़ार की पेमेंट करनी पड़े तो वहां ऑलरेडी पहुंचा हो। एंट्री बताएं 104 की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से? 104 से। पेमेंट कराएं 25 साल बाद मजदूरों को, 25 साल बाद होनी है। ओहो, फिर बता दें कैरी डाउन कितने? 1404। एंट्रीज पोस्ट करनी होती हैं, बस बताएं एंट्री। एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, ये 1404 क्या बनेगा अगले साल का? अगले साल जब आएगा ब्रॉड डाउन, और फिर एसेट के साथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एसेट दो अनलेस की चेंज इन एस्टीमेट हो जाए, एसेट के साथ कुछ नहीं आएगा, और इधर अनवाइंडिंग हो जाएगी। और 1404 फिर ग्रो करके पता नहीं 1500 पे पहुंचेगा, फिर 1600, 1700, आहिस्ता आहिस्ता हर साल ग्रो करता रहेगा। एंट्रीज किसी ने लिखनी है, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, डिडक्शन डेबिट अकम्युलेशन, और इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। चलें आगे। नोट नंबर 7.1, नोट नंबर 7.1, नोट बनाने वाला पेज, नोट बनाने वाला पेज 821, 820। For each class of provision, an entity shall disclose carrying amount at beginning and end. For each class of provision, carrying amount at beginning and end. चलो जी, यह चंगा हो गया वैसे। एडिशनल प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, नथिंग। अमाउंट्स यूज्ड, कैश की पेमेंट कोई नहीं थी। अनयूज्ड अमाउंट रिवर्स इनकम कोई नहीं। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट डाल दिया। An entity shall disclose the following for each class of provision: brief description of nature of obligation. Brief description of nature provision for, साइड पे हट जाइए, पहली दफा करने लगे हैं कुछ, मुझे देखने दें। हट साइड पे। Provision for dismantling relates to restoration cost for oil refinery to be incurred after 25 years. लिखें जी नेचर। नेचर बताए ना यूजर को ये क्या चीज है। हाँ, ये नहीं लिख के आना आज गिव ब्रीफ नेचर, नेचर बता के आनी है। अब ये प्रॉपर नोट बन रहा है, यूजर को जरा समझ आ रही है कि ये कहानी क्या है, वरना प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग से पता चले बाद में कुर्सी डी इंस्टॉल करनी हो। और कुर्सी नहीं है, पूरी ऑयल रिफाइनरी है, नजर बिल्कुल नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग रिलेट्स टू रिस्टोरेशन कॉस्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी टू बी इनकर्ड आफ्टर 25 years। थोड़ा सा आगे लिखें, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लीगल नहीं है वो, फिर मैं अब नहीं लिख रहा, मेरा पेपर नहीं है। बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, नहीं सर ये तो हम लिख लेंगे, आप छोड़ें, इस तरह की चीजें छोड़ दिया करें, हम लिख लेंगे इंशाल्लाह। पेपर में जाके तो नहीं, पता नहीं कहाँ लिखेंगे हम। ओके, अब बताएं जी इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज, नहीं कोई सवाल ने जिक्र नहीं की। अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट, नहीं कोई सवाल ने जिक्र नहीं की, बस ठीक है। चलें अब अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, तो मैं साथ साथ पैरा नंबर आपको बता दूं, ये मैंने पैरा नंबर अप्लाई किया 85 और ये था पैरा नंबर 84, पैरा 85।
पैरा 84 और ये हमें लिखना पड़ा है पैरा 85 की वजह से। ऑडिट में आपने लफ्ज पढ़ा डिस्क्लोजर चेकलिस्ट? नहीं पढ़ा? अच्छा, डिस्क्लोजर चेकलिस्ट क्या होती है? जब आप कहीं ऑडिट करने जाते हैं तो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर बनाने के बाद आप लिस्ट बनाते हैं, अच्छा ये डाल दिया, ये डाल दिया, गर्दन ऐसे हो जाती है बार बार, ये डाल दिया, ये डाल दिया, तो इसे कहते हैं डिस्क्लोजर चेकलिस्ट बनाना, यानी चेक करना सारे डिस्क्लोजर बन गए या नहीं बन गए। तो हमने चेक कर लिया, पैरा 84 वाली चीजें भी सारी हमने डिस्क्लोज कर दी हैं, पैरा 85 वाली भी। अगला इवेंट देखते हैं जी क्या हुआ है। इवेंट तो आसान सा है, जल्दी से एंट्री बता दें मुझे। एन एक्सप्लोजन एट, आज हम सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं, एंट्रीज तो आसान है। एन एक्सप्लोजन एट वन ऑफ एमपीएल's ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट ऑन Jakam July 16 had led to number of personal injuries. 8 claims have been made to date. There is high chance that claim will succeed. तो प्रोविजन बनेगी फिर, and the estimated average cost payout will be 1.5 लाख। 1.5 लाख ज़रा 8। MPL made an insurance claim to try to recover the personal injury costs. The insurance company alhamdulillah agreed to refund the MPL once the claims have been settled. तो वर्किंग नंबर 2 हम कौन है? MPL। वो कौन है? इधर कौन बनाते होते हैं? इंश्योरेंस क्लेम। और इधर कस्टमर्स, मैंने मारना है जहां पर रट्टा मारा हुआ है, एम्प्लॉइज है ना इधर, एम्प्लॉइज, सॉरी मुझे नहीं पता किसने कहा था, मैं तो ऐसे ही, मैंने कौन सा मारना है। इनकी तरफ क्या फील करेंगे? इनकी तरफ क्या फील करेंगे? लायबल। और भाई यही साइड होती है ना डायग्राम की, जब इंश्योरेंस कंपनी इधर होती है, वो बता दें उधर ही होते हैं ना, प्रोविजन की यही साइड होती है, और इधर से रिसीवेबल होते हैं, रिसीवेबल। बोलें कितने एम्प्लॉइज? एक के पैसे 1200, और आगे बोलें रिसीवेबल डेबिट जी 1200। बनाएं प्रोविजन का अकाउंट। हंसिएगा ना, वारंटी एक्सपेंस का अकाउंट ऐसे बनता था ना, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, पेमेंट कोई है नहीं, कैरी डाउन, हा हा हा। ओ प्लीज इधर नहीं आना, रिसीवेबल को इधर ना लाइएगा, प्रोविजन अलग लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नजर आएगी। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और कैरी डाउन ये आ गया। जी इस टी अकाउंट को पोस्ट करवाएं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इस टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। कितना? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अच्छा इसको तो 1100 रुपये दे दिया ना, पेमेंट भी कर दिया है जाने वाला। ओ सॉरी, पेमेंट तो नहीं की कोई भी, पेमेंट तो नहीं की कोई, सॉरी जी, ये सॉरी सॉरी ऐसे ही करें, हमें कॉन्सेप्ट देने के लिए समझा रहे थे। 1200 एंट्री बोलें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और बस कैरी डाउन में शो कर दें। Entity shall also disclose a brief description of nature of obligation and amount of reimbursement
ऑल्सो फिर आ जाएंगे, ऑल्सो फिर रोल जाए। फिर प्रोविजन फॉर कोर्ट केस रिलेट्स टू इंजरीज टू एम्प्लॉइज ड्यू टू एक्सप्लोजन एट देयर हाउस। तो फिर क्यों हम लाइबल फील करते? ड्यू टू एक्सप्लोजन एट देयर हाउस, ड्यू टू एक्सप्लोजन intentionally made by us. अच्छा, the amount will be reimbursed. बोले will be, उसने कहा हुआ ना अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड तो नहीं, तकरीबन कंफर्म ही है आप ये तो। द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट, द अमाउंट विल बी रीइंबर्स्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स कर देगी। ये हो गया पैरा 85। वर्चुअली सर्टन का कुछ नहीं होता। वर्चुअली सर्टन की बस एंट्री भी होती है, P&L में जाएगा या जाएगा नहीं वो भी देख लेंगे। वर्चुअली सर्टन का आप कुछ मतलब ये कि ये नहीं प्रोविजन के अकाउंट में घुस सकता, ये नहीं घुस सकता इधर। बस एंट्री वही जाएगी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। हाँ, बैलेंस शीट बनाते हुए जरा रिसीवेबल को शो कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। और हाँ जी, नहीं मतलब लॉयर का एस्टीमेट तो सवाल में फिर था ही नहीं ना, और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो बनी नहीं। बस मतलब ये कि अब प्रोविजन ही इतने की है, या तो अगलों ने मांगा होता ना हर एक ने 2-2 लाख, और उसमें से हमारे लॉयर ने कहा होता 1.5 लाख देने, तो फिर 50-50 हज़ार की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती। तो फिर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो नहीं आई सवाल में। और अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी सवाल में आ जाती तो फिर हम पैरा नंबर 86 जो आपको मंडे को इंशाल्लाह हम करवाएंगे किसी सवाल में डलवा के, फिर पैरा 86 भी हम डिस्कस करते ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है तो ये करें। तो लॉयर का एस्टीमेट तो बस 1.5 लाख, अगर उन्होंने 2 लाख मांगा होता और हम लॉयर कहता 1.5 लाख, फिर 50,000 की क्या आती कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो अब तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी सवाल में कोई नहीं है आज के, क्या करें सवाल ये आसान से। MPL entered into a non-cancelable lease in the previous periods for some office space. However, the company's plans changed and now the office space is no longer required. अब बता दें लीज नॉन कैंसलेबल है और ऑफिस जो मैंने किराए पे लिया हुआ है उसका वो जो मैंने ऑफिस लिया हुआ है किराए पे वो किसी काम का नहीं है। ऑफिस में किसी को भेजो तो वो कहते हैं डर लगता है यहाँ कोई बंदा नहीं है, तो ऑफिस इज ऑफ नो यूज। तो इफ आई ऑनर, लेकिन रेंटल तो देने पड़ेंगे ना। इफ आई ऑनर तो कुछ भी नहीं आएगा, इफ आई कैंसिल वाली ऑप्शन ही नहीं है। और देखे ना इधर वो जो अभी सवाल कराया था 14A के नाम से, एट जकम जनवरी 16 कंपनी कैलकुलेटेड a correctly calculated provision is made for future rentals of 80। ये वो जो आप लोगों ने अभी की थी ना एंट्री 174 वाली, 174 वाली, 100 को डिस्काउंट करके 174, इसका 174 की बजाय 80 आ गया जवाब। एट यकम जनवरी 16 साल के पहले दिन अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन इज मेड, कर दी है मैंने कहता है, और तुमने कर दी है तो कोई मसला नहीं, हम टी अकाउंट में डाल के देखेंगे, हमने भी तो शो करनी है ना। हैज करेक्टली बीन मेड फॉर फ्यूचर रेंटल्स, हो सकता है फ्यूचर रेंटल 2-3 हो, 2-3 को उसने डिस्काउंट किया हो सकता है फ्यूचर रेंटल 90, हो सकता है फ्यूचर रेंटल 40-40 हजार के हों, 40,000 इसने डिस्काउंट करके 1,20,000 को 80,000 पे ले आया। तो मतलब ये बता रहा है पिछला जो सवाल किया था उसमें फ्यूचर रेंटल कितने थे 100, तो उसमें हमने किया था एट यकम जनवरी 14 था मेरे ख्याल से, एट यकम जनवरी 15 अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन हमने की थी ऑफ 174 फॉर फ्यूचर रिमेनिंग रेंटल।
ओहो इधर तो रिमेनिंग 5 ईयर्स है, लीज पता नहीं शुरू में 8-9 साल की होगी, 10 साल की होगी, पता नहीं कब का लीज पे लिया हुआ है, प्रीवियसली कभी लिया हुआ है। तो इधर रिमेनिंग लाइफ लीज की कितनी रहेगी होगी, तो शायद 20-20 हज़ार कराया हो, 20-20 हज़ार के 5 कराए हो, टोटल कराए हो 1 लाख, लेकिन 1 लाख की बजाय हमने, वो कुछ समझ आ रही है, ये कर दिया उसने हमारे लिए, अब मैं क्या करूं, इससे तो नहीं लड़ सकता। ये वो 174 टाइप फिगर है, तो इस 80,000 को फिर यहां लिख लें जैसे पिछले सवाल में लिखा था। वर्किंग नंबर 3, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ये कम जनवरी 16, फ्यूचर रेंटल्स की पीवी, फ्यूचर रेंटल्स का डिस्काउंट किया मैंने, इसको एक्सपेंस में डालें, कितना 80, ये तो डिस्काउंटेड है, जैसे पिछले लिखें 174 जैसी फिगर है, और 174 वाले क्या पेज नंबर भी लिख लें, 174 जैसी फिगर है। अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन ऑफ फ्यूचर रेंटल, फ्यूचर रेंटल कितने रह गए हैं 5, शायद 20-20 हज़ार के हों, मैं उन्हें डिस्काउंट करते करते वो मुझे आगे जाके बता देना रेंटल भी 15,000 है, वो खैर है चलें, रेंटल फ्यूचर 15,000 है, 15,000 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करें, वैसे 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें 70 शुगर नहीं हो गया ये तो, द रेंट फॉर द रिमेनिंग है, सानू की छड्डो यार, सवाल बनाने वाले को टेंशन होनी चाहिए, हमें नहीं टेंशन होनी चाहिए। अच्छा, तो दिस वाज बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट ऑफ, दिस वाज बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8% और करेक्टली कैलकुलेटेड है, बिला वजह सवाल से लड़ना नहीं। अच्छा, आप बता दें रेंटल पेमेंट्स कितनी हुई हैं 15,000, तो 15,000 को ले जाऊं या अनवाइंडिंग भी की थी क्वेश्चन 14A में, अनवाइंडिंग भी की थी, 80 को आहिस्ता आहिस्ता खोलें, हो सकता है ना रेंटल, हाँ अब मेरे जहन में आया, रेंटल उससे बराबर ना हो 15,000, रेंटल उससे भी 15,000, 20,000, 30,000, उन सबको मैंने डिस्काउंट करके 80,000 निकाला हो, शुक्र है खुद ही सवाल खुद ही जवाब। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि इस 80,000 इज करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन ऑफ व्हाट इज दिस, इट इज करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन, करेक्टली कैलकुलेटेड, फ्यूचर रेंटल को करेक्टली प्रोविजन में डाल दिया है, बिल्कुल सही किया, करेक्टली कैलकुलेट किया, करेक्टली कैलकुलेट का मतलब है डिस्काउंट कर लिया है, दिस वाज बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट, कंफर्म कर दिया उसने ये पीवी है, ताकि रेंटल्स को तुम ना डिस्काउंट करने बैठ जाना। तो जब ये पीवी है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता खोलना पड़ेगा, 80,000 तो पे नहीं करना, वो ज्यादा पे करना होगा, ये तो पीवी है। तो पिछले साल वाला काम करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस 80 इंटू जी 6 पॉइंट, ये क्या प्रोग्राम चल पड़ा है, कोई रुपीज दिन पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सही है फिर सही है, चलो 6.4 15 कैरी डाउन 71.4, जी मेरे ख्याल से पहली दफा मसला हुआ है, तो इस 80 को इधर ही डाल दें, ओपनिंग में डालना तो बेहतर नहीं है। 80 आगे चलें, 6.4 आगे चलें, आगे 71.4, provision for onerous contract relates to non-cancelable lease and office is of, बोलें is of no use now, नॉन कैंसलेबल लीज कर बैठे हैं और ऑफिस का अब कोई भी इस्तेमाल नहीं रहा। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज और कॉन्टिजेंट एसेट्स इस सवाल में नहीं थे, वो इससे पिछला सवाल है साहिवाल वाला,
वो इंशाल्लाह देखेंगे, उसके अंदर कॉन्टिजेंट एसेट्स और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ भी आएंगी। लेकिन हमारे सवाल में अनलकीली सिर्फ 2 पैराज रिवाइज हुए आज, पैरा 84 और पैरा 85। अब बनाने पी एंड एल। अब क्या बनाने? पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस। चलें जी, मेरा मशवरा है कि एडजस्टमेंट वाइज चलिएगा, एडजस्टमेंट वाइज चलिएगा। मेरा मशवरा है एडजस्टमेंट वाइज चलिएगा। पहली एडजस्टमेंट देखें, डेप्रिसिएशन कितना? 52। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस। मेरा मशवरा है कि इसमें ना ऐसे डैश डाल दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू टू डिसमेंटलिंग, क्योंकि ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का भी इंटरेस्ट आना है कुछ, तो याद है ना थोड़ा सा, ना याद आया तो नई लाइन डाल देंगे पेपर में, क्या इतना भी क्या। अब तो एंट्रीज करें जल्दी से, 52 की एंट्री बताएं। डेब्ट डेबिट, अकाउंट डेब्ट क्रेडिट। 104 की एंट्री बताएं, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। चलें आगे, पहला फारिग हो गया, दूसरा तो फिर उधर पड़ा हुआ है। नेट कर दें माय डियर, करना दे नेट, या शो ही ना करें। वैसे मेरे ख्याल से शो भी नहीं करेंगे तो यूजर को क्या बताने की जरूरत है, बस फिर इट मे बी प्रेजेंटेड नेट। चलें एग्जामिनर के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शो कर देता हूँ, शो करने आया हूँ इधर, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शो कर देता हूँ। एक्सपेंस रिलेटिंग टू कोर्ट केस, एक्सपेंसेस, हिम्मत 1200 एंड रिसीवेबल 1200 मे बी प्रेजेंटेड नेट। एंट्रीज करते रहे एक एक करके, एक्सपेंस डेबिट कोर्ट केस। आगे चलें, होगी दोनों एंट्रीज। चलें, it may be presented net. May be presented net. you may not. You may not. इसलिए स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है कि अगर कहीं आपको लगे कि स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं है तो आपको मैं इजाजत दे देता हूँ स्टैंड मेक अ स्टूडेंट। अच्छा आगे चलें, प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। एंट्रीज बोलें, एक्सपेंस फॉर प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट 80। अनवाइंड करें, इसको इधर लिख दें, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का 6.4 डन। चलो तो लिखें जनरल एंट्रीज कर ली हैं पी एंड एल बनाने के लिए। मुझे आपसे बहुत ज्यादा जल्दी है, इतनी जल्दी आपकी सोच है। अच्छा मैंने टाइम देख रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि हम इस इंटरेस्ट को जमा करके, वैसे देखें आपको भी शायद ये आइडिया पसंद आए, इस इंटरेस्ट को जमा करके यहां टोटल का कॉलम डाल के भी लिख सकते हैं, चलेगा बिल्कुल कोई मसला नहीं। लेकिन फिर दिल में आता है कि 1280 खर्चों में शो करना, फिर भाई वाली प्रेजेंटेशन हो जानी है। 1280 को खर्चों में शो करना, यानी 1280 को खर्चों में शो करना, फिर अदर इनकम में शो करना पड़ेगा 1200 अलग से।
वो फिर मजा नहीं आता, या अगर आपने करना भी है तो फिर सारे को इकट्ठा करके 1280 माइनस 1200 इज इक्वल टू खाली 80। तो कोई बच्चा अगर खुदा ना खासा इधर टोटल का कॉलम डाल ले तो मेरा नहीं ख्याल आई कि आपको कुछ पनिश करना चाहिए उसे, लेकिन इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन भूल जाएगा वो, क्योंकि जनरल एंट्रीज लेके नहीं चला। क्योंकि डेप्रिसिएशन यहां से तो नहीं मिल रही, यहां से क्या मिल रहा है, यहां पे दो चीजें मिल रही हैं। बोले P&L में क्या जाना है, टिक करें, एक्सपेंस और अनवाइंड। P&L में तो ये जाना है ना, डन। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट भी जाएगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, वो एसेट की उसने को टोटल एसेट की कॉस्ट ही नहीं दी, छोड़े पड़े एसेट, डेप्रिसिएशन तो ले गए हैं, चले उसकी ऐसी जबरदस्ती। प्रो नहीं मांगी हुई ना बैलेंस शीट, प्रोविजंस वैसे इकट्ठा ही कर दें सबको। टू 6.4 लाइबिलिटीज में, और एसेट्स में एक रिसीवेबल पड़ा हुआ है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, बोले कितना, 1200। तो सारा स्यापा उस रिसीवेबल का है, उसने इधर भी गेम डाली है 1200 की और इधर भी। द रिसीवेबल शुड अपीयर एज अ सेपरेट एसेट। रिसीवेबल को क्या शो करना है आपने, सेपरेट एसेट। इस तरह इंशाल्लाह मार्कर फेंकेंगे हम लेक्चर 117 में, जब आखिरी लेक्चर 117 कहां से आ गया। साहिवाल ट्रांसफॉर्म is organized into several division. खत्म करो, आवाज आती रहे भाई।